नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि गुजरात एटीएस की टीम ने पोरबंदर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें चले कि एटीएस ने आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और स्पीडी कार्रवाई में गुजरात एटीएस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि वे आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए भागने की तैयारी कर रहे थे और पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान दिशा निर्देश मिलते थे और उसी के हिसाब से वो लोग काम किया करते थे। गिरफ्तार महिला ने एक की पहचान यहां पर समीरा के रूप में हुई है। वहीं आपको बताते चले कि आईएस के मॉड्यूल पर काम करती थी ये महिला और समीरा लव जिहाद के लिए 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार करती थी। तो एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं, गुजरात में एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सर, मैं इसे बड़ी सफलता कैसे मानूं? बड़ी सफलता तो तब मानी जी। 1 साल से ये लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। अगर संपर्क में थे तो वो संपर्क हवा में तो हो नहीं जाएगा कि एक दूसरे को जानता है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने उनको एक दूसरे के संपर्क में लाया होगा, और जो यहाँ पे लोग रहे होंगे देशद्रोही, उनके पाकिस्तान से संबंध रहे होंगे। तो बड़ी सफलता तो इसे जब मानेंगे जब इन 5 एक महिला और 4 पुरुषों को आपस में मिलाने वाला, इन्हें तैयार करने वाला, आईएसआईएस मॉड्यूल के अंतर्गत इन्हें बाहर भेजने के लिए उकसाने वाले उन लोगों का पता लगाया जाए। देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो होती है वो मास्टरमाइंड की होती है। काम करने वाले लोगों को तो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, या उन्हें 72 होरों का ख्वाब दिखा के ये सब काम करवाए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी सफलता नहीं है। हाँ, एक सफलता है कि इन्हें भागने से पहले पकड़ लिया गया। अब ये केवल आईएसआईएस मॉड्यूल में जाना और जाके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना ही नहीं है, बल्कि इसमें लव जिहाद का भी एंगल है। 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार करने का क्या मतलब है? यानी कि उन लड़कों को पैसे दिए जाते होंगे और उनसे कहा जाता होगा कि जाओ तुम अपनी माशूकाओं के ऊपर बेइंतहा पैसा खर्च करो और उन्हें फंसाओ। यानी कि ये लव का एंगल नहीं, लव जिहाद का एंगल है। और ये लव जिहाद का एंगल अगर है और पाकिस्तान से दिशा निर्देश है, तो जो बीच की कड़ी मिसिंग है, वो बीच की कड़ी मिसिंग को जब तक नहीं पकड़ा जाता है, और फिर एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि एक के बाद एक ये खुलासे होते हैं, रोज होने लगे हैं। ऐसे में हम एक सॉफ्ट टारगेट हैं क्या? हमको सॉफ्ट टारगेट नहीं, ये अभिव्यक्ति की आजादी और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र और हमारा संविधान, ये किसका कैसा संविधान मान ले कि जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। आज से पहले ये समस्याएं अगर हमारे संविधान में ये सारे प्रोविजन होते तो क्या ये समस्याएं इतना रूप लेती? आज जो सिचुएशन देखने को मिल रही है कि औरतों के हिस्से को काटा जा रहा है, उनको प्रेशर कुकर में उबाला जा रहा है, खाया जा रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज समथिंग मिसिंग, देयर इज समथिंग वेरी सीरियस मिसिंग इन अवर वे ऑफ वर्किंग। मैं तो सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे समय में अब अगर हमको कानून या सीट से हटके भी कुछ एक्शन लेना पड़े तो वो लिया जाना चाहिए, अन्यथा इसे एक किस्म की कमजोरी माना जाएगा। 145 करोड़ का देश और उसमें 4, 5, 7 आदमी इस किस्म की हरकत करें, ये कैसे एक्सेप्टेबल है? ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हाँ, इतनी बात जरूर है कि उनको जैसे डकैती की प्लानिंग बनाने वाले लोगों को भी पकड़ने का कानून है, तो ये अच्छी बात है
कि प्लानिंग बनाने से पहले ही उनको पकड़ लिया गया, लेकिन ये टोटल सफलता नहीं है। दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक आइसबर्ग का जितना हिस्सा समुद्र की सतह से ऊपर दिखता है, उसका 9 गुना हिस्सा समुद्र की सतह से नीचे रहता है। और वो जो 9 गुना हिस्सा है, अगर हम उसे नहीं पकड़ते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हम केवल कॉस्मेटिक या सरफेस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम जड़ तक नहीं जा रहे हैं। जो जड़ है वो है जो देश का खा रहे हैं, देश में ही आतंकी गतिविधियों में लोगों को तैयार कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए। और उनके सपोर्ट में जो राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करती हैं और टीवी के ऊपर हर 1 घंटे के बाद ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो स्वतंत्रता, आजादी और इस किस्म की बातें करते हैं, 2-4-10 के ऊपर तो एक्शन हो। और ये फौज के अंदर जब प्रदर्शन शुरू हो जाता है, जब बहुत सारे सिपाही भागने लगते हैं, तो फिर 2-4 सिपाहियों के ऊपर तादाद से ज्यादा एक्शन लिया जाता है ताकि बाकी लोग ऑलरेडी कंट्रोल में आ जाएं। लिहाजा ऐसे में 2-4 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, जो इस किस्म की घटनाओं के बाद भी उसकी सपोर्ट में बैठ जाते हैं। ऐसा मेरा कहना है। चलिए टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के करावल नगर में लव जिहाद का एक मामला सामने निकल कर आया है। यहां आरोपी ने अपनी पहचान छुपाकर हिंदू बनकर हिंदू लड़की से दोस्ती की और जबरन संबंध बनाया। शाहरुख पर आरोप है कि उसने हिंदू नाम मोनू बताकर पीड़िता से दोस्ती की और शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आपको बताते चले कि पीड़िता ने बताया है कि जनवरी 2023 में असली पहचान पता चलने पर पीड़िता ने आरोपी से दूरियां बना ली थीं और दोस्ती के दौरान आरोपी ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे, जिसके लेकर वो लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल किया करता था। इसके बाद में आरोपी ने कथित तौर पर उसे धमकाना भी शुरू कर दिया था और उस पर उसने दोस्ती करने का दबाव भी लगातार बना रहा था। ऐसा नहीं करने पर वो अश्लील फोटो को वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा था। ले आती थी, मतलब घर पे बुलाता था तो पता लगा कि नहीं कि हिंदू है मुस्लिम है कौन है। कंप्लेंट मिली थी लड़की से। मेरी इंस्टाग्राम से बात हुई थी 2020 में। उसने मेरे से गोलू बन के बात की थी। उसके बाद जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं अपनी मम्मी को देखने के चक्कर में उससे मिल नहीं पाती थी, तो उसने गुस्से में आके मुझे अपना असली नाम बताया था, शाहरुख खान है। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा। मेरे कॉलेज के पास भी पहुँच गया था, उधर भी छीनातानी की। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तो वो गिरफ्तार। कंप्लेंट मिली थी लड़की से कि इनकी अराउंड अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम में एक व्यक्ति से दोस्ती हुई। उन्होंने अपना नाम तब गोलू बताया था और ये बताया था कि वो हिंदू है और इसके चलते उन्होंने फ्रेंडशिप रखी। अभी रिसेंट में जब उन्हें पता चला कि ये गोलू जो है ये एक्चुअली शाहरुख है और मुस्लिम है, तो इन्होंने ब्रेकअप करना चाहा। हाउएवर वो ब्रेकअप नहीं करना चाह रहे थे, वो उनको फिर भी बात करने के लिए और उनका पीछा और फ्रेंडशिप जारी रखने के लिए कहते थे। तो हमने अभी इस पे एफआईआर दर्ज करी है और अरेस्ट भी कर लिया है शाहरुख। कंप्लेंट। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। नागेंद्र भाटी, लव जिहाद का एक और मामला सामने निकल कर आया है राजधानी दिल्ली से, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल सत्यम, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, चाहे यूपी की हो, केरल की हो, कर्नाटक की हो या फिर दूसरे स्टेट की हो, अब दिल्ली से एक नया मामला सामने आया है जिसमें कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जिस युवक से पिछले 3 साल से लगातार वो रिलेशनशिप में थी, वो हिंदू नाम से और हिंदू आइडेंटिटी के साथ वो उससे रिलेशन में था, लेकिन अब उसे पता चला है कि वो हिंदू नहीं है बल्कि मुसलमान है और उसका नाम शाहरुख है। तो इसकी पीड़िता ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद शाहरुख नाम के उस शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। जी नागेंद्र, आए दिन ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, रोजाना लव जिहाद के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कोई क्या ठोस कदम उठा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो मामले आए हैं, चाहे यूपी में हो, और खासतौर से यूपी और उत्तराखंड की सरकार की तरफ से इस पर शिकंजा कसने के लिए बाकायदा कार्रवाई भी की गई थी। तो जो ये मामले हैं, और सबसे बड़ा इसमें जो एंगल है वो ये है कि जो लड़के हैं वो लगातार अपनी आईडी छिपाकर हिंदू नाम रखकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, और उसके बाद इस तरह के जो मामले हैं लगातार वो सामने आ रहे हैं। तो अब जिस तरह से जो करावल नगर दिल्ली का जो ताजा मामला है उसमें भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। पीड़िता की तरफ से कहा गया है कि इंस्टाग्राम की जरिए वो 2020 में इनकी फ्रेंडशिप हुई थी, और उसके बाद से लगातार वो एक दूसरे के रिलेशन में थी। लेकिन जब पीड़िता की मां की तबीयत खराब हुई तो वो इस दौरान उस युवक से संपर्क में नहीं रही, जिसके बाद जो युवक था, जो अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर लगातार रिलेशन में था, उसकी तरफ से उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की उससे दूर चली जाए, तो वो उसको फिर धमकी देने लगा और तमाम तरह की बातें करने लगा कि यदि वो उसके मिलने नहीं आती हैं तो वो उसके अश्लील जो फोटोग्राफ्स हैं वो वायरल कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस तरह की जो तमाम धमकी हैं वो शाहरुख की तरफ से पीड़ित लड़की को दी गई थी, जिसके बाद पीड़िता दिल्ली पुलिस के पास गई, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। अब उचित धाराएं लगाकर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नागेंद्र, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पूछताछ में आरोपी ने क्या कुछ बताया है, कुछ पता चला है क्या? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से सिर्फ ये कहा गया है कि पीड़िता की शिकायत पर, और जो 3 साल का रिलेशन था जिसमें पहचान बदलकर जो युवक है वो हिंदू पहचान रखकर उसके साथ पहले फ्रेंडशिप की, फिर रिलेशन में रहा, और अब जबकि सारा उसकी पहचान उजागर हो चुकी है उसके बाद वो धमकी दे रहा है अश्लील फोटो वायरल करने की और दूसरी तरह की। तो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो भी उचित धाराएं हैं इस तरह के मामले में, क्योंकि धोखा देकर ये सब रिलेशन बनाए गए हैं, फ्रेंडशिप की गई है, तो इन तमाम मुद्दों को देखकर धाराएं उस पर लगाई गई हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है, और जो भी कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। तो अब क्या क्या इस पे किया गया है, क्या है, वो अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई साफ नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से आश्वासन पीड़िता को दिया गया है कि जो भी उचित कार्रवाई है वो इस पर की जाएगी। चलिए नागेंद्र भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद पवार ने अपने फैसले को वापस ले लिया था। प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी भी दी गई है। सुप्रिया सुले को साथ में पंजाब, हरियाणा का इलेक्शन इंचार्ज भी बनाया गया है। शरद पवार के फैसले के बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर शरद पवार ने अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी है, क्यों जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी गई है, और जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शरद पवार ने अजीत पवार को गंभीर पॉलिटिकल संदेश दे दिया है। राजनीति जानकारों के मुताबिक पवार के फैसले के बाद ये करीब करीब तय हो गया है कि सुप्रिया सुले एनसीपी चीफ की अगली उत्तराधिकारी होंगी। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं, और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले
पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन। और इस खबर पर हमारे साथ जमाल शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर, जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया है पार्टी ने, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा फैसला लिया है माननीय पवार साहब ने कि हम लोग भी ऐसा था कि बहुत जल्दी ही हमारे को नए रास्ते मिलने वाले हैं। इस तरीके से आज लोकसभा, विधानसभा, मुंबई महानगर पालिका तीनों ही इलेक्शन पेंडिंग है और उसकी तैयारी सभी राजकीय पक्षों ने किया है। तो उसको नेतृत्व करने के लिए अच्छे नेता की जरूरत थी हम सभी कार्यकर्ताओं को, और जो डिसीजन लिया और सब ने लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। जमाल शेख जी, जिस तरीके से डिसीजन लिया गया है, क्या लगता है आगे चलकर सुप्रिया सुले एनसीबी चीफ भी बनाई जा सकती हैं? बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बनाई चाहिए। एक बहुत अच्छी सांसद है और हम लोगों से भी उनका कार्यकर्ता से बहुत कनेक्ट रहती है, लोगों को मिलती है, उनके प्रॉब्लम्स को सुनती भी है और उनको सॉल्व भी करती है। तो कार्यकर्ताओं से बहुत नजदीक है, हमें यही होता है तो कार्यकर्ताओं को लेके चले, तो उसमें कोई बुराई और कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। चलिए जमाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम करीब 6 बजे लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ लड़कियों के खाते में 1000 रुपए डालेंगे और इस योजना को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से महिलाएं सशक्त होंगी और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी। तो वहीं इस योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी आपके बताए रास्ते पर चलने लगी है। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी आपके मैनिफेस्टो की नकल थी और अब एमपी में बीजेपी ने आपकी राह पर चलना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, जनता का भला होना चाहिए, चाहे ये पार्टी करे या वो पार्टी करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो, बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। और इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपये डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे। लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा। तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत जरूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी। और इस खबर पर हमारे साथ अमित शर्मा जुड़ गए हैं, नेता आम आदमी पार्टी से हैं, और सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं जो कि नेता बीजेपी हैं। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। अमित शर्मा जी, जिस तरीके से अब एमपी में देखा जाए तो शिवराज चौहान ने एक बड़ी तरीके से यहाँ पर जो बहनें हैं उनको शाम 6 बजे उनके खाते में 1000 रुपए देने वाले हैं। ऐसे में केजरीवाल ने कहा है कि हमारी राह पर जो हम दिल्ली में जो अभियान चला रहे हैं, जिस तरीके से वो बिजली मुफ्त और ये तमाम चीजें चला रहे हैं, उसी राह पर अब बीजेपी और कांग्रेस भी चल गई है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देर है दुरुस्त है। मामा ने ये योजना ला करके ये बात तो साबित कर दिया कि देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी हर एक राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनना चाहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की अच्छाइयां इतनी है। ये करे तो कुछ नहीं, हम करे तो यही मोदी जी और यही भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता है जो रेवड़ी कह करके अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करते हुए रहते हैं। और यही कर्नाटका में जो हमारा मैनिफेस्टो अरविंद केजरीवाल जी का 10 गारंटियों का जो मैनिफेस्टो था वो कर्नाटका में पेश करके ये सरकार बना ली है।
सेम यही योजना ला करके मुफ्त की रेवड़ी मामा जी ने आज बांटना शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे आरती के माध्यम से पता चल रहा है, और मैं पढ़ भी रहा था कि ये चीज हो रहा था। तो ठीक है बांटे, लेकिन दूसरे के ऊपर आलोचना ना करे। अच्छी बात है, महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को उनके जरूरत की सामानों को पूर्ति करना, मामा जी का ये बहुत अच्छी, शिवराज मामा का हमारा बहुत अच्छा योजना है, ये करनी भी चाहिए। और हर राज्य के मुख्यमंत्री को इस चीज का सामान्य देनी चाहिए महिलाओं के ऊपर। लेकिन किसी अगर कोई करे तो उसकी आलोचना नहीं। मैं पढ़ रहा था वही 2013 से पहले ऐसी रेवड़ियां किसी ने नहीं बांटी जो अरविंद केजरीवाल जी 2014-13 में आकर के उन्होंने जो गरीबों की, महिलाओं की जो सुविधाओं में उन्होंने अपना योगदान दिया, मुख्यमंत्री होने का, एक राज्य का मुख्यमंत्री होकर के, और एक एक जनता की खबर लेने की जो उनका योगदान रहा, मनीष सिसोदिया जी का हो, तो उनको चलने से तो अच्छे नहीं है। दूसरी बात इसमें ये हो गई कि ये क्या कर रहे हैं, ये चंद्रभूषण जी का हकना भी चाह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान देकर। एक इनकी पार्टी यूपी में है जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप 38 मुकदमे लगे हुए हैं, और ये महिलाओं का सम्मान देना है। भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति से, किस परिस्थिति से राजनीति कर रही है, ये हमारे समझ में नहीं है, क्योंकि हम तो देश की सेवा करने आए हैं, और हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपकारियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ एक हमारी सरकार बनेगी, हम उसी के खिलाफ चलते आ रहे हैं। सबका सम्मान, सबका विकास हो, इस नीति पे अरविंद केजरीवाल जी का मूल्य रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, आज लाडली बहना योजना का शुभारंभ होगा शाम 6 बजे से, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तीखा तंज कसा है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की राह पर अब बीजेपी चल रही है। सत्यम भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगा रहा है कि रबड़ी, अरे भैया आपको मना किसी ने नहीं कहा कि आप रबड़ी नहीं बांटो, लेकिन रबड़ी सही जगह बांटो, सही चीजों के लिए बांटो आप। और हमारा ही योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। ये तमाम खिलाड़ी जो हमारे महिला बहनें हैं, खिलाड़ी है, उनके लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने फंड दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 2014 के बाद आप देख लीजिए तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जो आज तक इस तरह का कोई भी सरकार योजना लेके नहीं आई। चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया, आज हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में महापंचायत हुई है। बताते चले कि यहां पर पंचायत में सरकार को 15 जून तक अल्टीमेटम दिया गया है। महापंचायत में फैसला हुआ है कि 15 जून तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। तो वहीं पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने का तक लगातार ये प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। इस दौरान पहलवानों ने मुद्दा नहीं सुलझाने तक उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से जो प्रदर्शन है चलता रहेगा, आगे भी उग्र प्रदर्शन होगा। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। तो बताते चले कि आज पहलवानों ने यहां पर फिर से महापंचायत की है। उन्होंने कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम लगातार अपनी बात उठाते रहेंगे। इस दौरान तमाम जो किसान नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, महापंचायत हुई है। वहीं आपको बता दें कि पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने तक डर का माहौल बना रहेगा। और इस दौरान पहलवानों ने मुद्दा नहीं सुलझने तक एशियन गेम नहीं खेलने का फैसला भी कर लिया है। बजरंग पुनिया ने आंदोलन को बहन बेटियों के मान सम्मान से जोड़ते हुए कहा है कि इस आंदोलन में कई लोग दिल से लगे हुए हैं और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं कर रहा है, ये बजरंग पुनिया ने कहा है। तो एशियन गेम नहीं खेलने का यहां पर फैसला लिया गया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।